प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है ना 2 फरवरी का, वो सारे क्वेश्चन आज भी मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। और यही वो बायो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के दिन दिखने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गुड इवनिंग आप सभी को। मैं अभिषेक, आपका अभिषेक 12 पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बायोलॉजी का 2 फरवरी का बायो क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा बहुत लेट हो गया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। आप लोग काफी इंतजार किए हैं, ठीक है, तो 10 मिनट लेट हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लास शुरू हो चुकी है। जो भी प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। बच्चा जी क्लास शुरू हो चुकी है ना, और आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी हम लोग बायोलॉजी का पेपर करेंगे 2 फरवरी के लिए, है ना। पहला दिन प्यारे बच्चों जो 2 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसका वायरल क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अपना हाल चाल बता दीजिए कि रेडी है अथवा नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कोमल गुप्ता, क्लास शुरू हो चुकी है। बच्चा जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो आपको क्लास जो है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। चलिए, कुंज बिहारी गुड इवनिंग बच्चा जी। सोनी सिंह, प्रज्ञा, चलिए मनदीप, चलिए सही बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं और आप लोग फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं उनको भी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फटाफट से लाइक करके प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। सेट ए, ठीक है, हम लोग कौन सा सेट करने वाले हैं? तो सेट ए। एग्जाम में कोई भी सेट रहे उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सेट ए से लेकर एग्जाम में जे सेट तक रहेगा, 10 सेट रहेगा एग्जाम में प्यारे बच्चों। तो बस सीरियल नंबर का अलग रहता है, बाकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए सारे क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 70 में 35 को प्रश्न आपको बनाना है। चलिए पहला सवाल यहाँ पे लगाते हैं। क्लास कभी भी मिस नहीं होती है प्यारे बच्चों, कभी कभी होता है कि 5 मिनट लेट हो गया, वो बात अलग है। इसलिए जब लेट हो जाए तो प्रतीक्षा कर लिया कीजिएगा, ठीक है। क्लास मेरी कभी अब्सेंट नहीं होती है ना। चलो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल बच्चा जी है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। निम्नलिखित में किस पौधे की पत्तियों से अपस्थानी कलिकाएं विकसित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, ठीक है, व्हाट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। किस पत्ती से बच्चा जी अपस्थानी कलिकाएं जो है वो विकसित होती है, ये पूछा गया है। अदरक, डहलिया, केला या ब्रायोफिल्म। तो किससे विकसित होता है बच्चा जी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफिल्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, आगे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। पूछा है कि निम्नलिखित में किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? यानी जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? अगुणित जीव में, मनुष्य में, द्विगुणित जीव में या चिंपैंजी में? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तब आंसर लगाइएगा। यही सवाल आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 फरवरी को दिखने जा रहा है, इसलिए एक भी क्वेश्चन यहां से आपको छोड़ना नहीं है। फटाफट आंसर लगाइए एकदम। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? अगुणित जीव। जो ही बच्चे ए के साथ जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा आपका, अगुणित जीव। एकदम जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त सभी का। चलो आगे देखो अगला सवाल। देखिए अगला सवाल जो है स्टेटमेंट से है। पूछा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात की गई है कि कौन सा कथन जो है वो गलत कथन है। पहला बोला है कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होता है। दूसरा है सरीसृप एवं पक्षी जो है वो ओविपेरस है। फिर बोला है केचुआ उभयलिंगाश्राय होता है। और आगे बोला है बच्चा जी हाइड्रा में मुकुरन बनते हैं। तो कौन सही है इसमें, कौन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन असत्य कथन है? तो हाइड्रा में मुकुलन बनता है क्या? नहीं बनता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
यही स्टेटमेंट प्यारे बच्चों डी है। तो 3 में जो भी बच्चे डी लगाए हैं वो बिल्कुल सही आंसर किए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। बायोलॉजी बच्चा जी एकदम अच्छे से रट लो, क्योंकि पहला दिन अगर अच्छा चल गया तो सब दिन अच्छा जाएगा, इसलिए बायोलॉजी में थोड़ा सा भी आलसपन नहीं दिखाना है। चलिए आगे देखेंगे। पूछा है कि काली मिर्च के बीजों में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहते हैं। काली मिर्च जो होता है उसमें जो अवशिष्ट होते हैं, देखते हो काली मिर्च यानी कि गोलकी जिसको बोलते हैं बिहार में, है ना, उसमें जो अवशिष्ट उपस्थित रहता है उसे हम क्या बोलते हैं। चलोस्पर्म, सी, बी या डी। चलिए ध्यान से आंसर कीजिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या कहेंगे उसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। क्या कहेंगे? परिभ्रूणपोष कहेंगे। डी के साथ जो गए हैं बिल्कुल सही है। इंग्लिश में देख लो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं देख लीजिए, परिभ्रूणपोष को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं बच्चा जी? पेरिस्पर्म, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार जो है किसमें विकसित होती है? एपिकार्प पे, मेजोकार्प पे, बीज पे या फल भत्ते पे? बताइए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू विच स्ट्रक्चर? चलिए 5 का सही जवाब क्या होगा? सही बच्चा आंसर करो एकदम। आंसर सही बच्चे का आना चाहिए, लगना चाहिए कि आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। 5 का सर शो मी इन इंग्लिश, इंग्लिश में दिख रहा है बच्चा? चलो फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे। देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर पेरिकार्प हो जाएगा, जिसे हम फल भित्ति बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा जी? पेरिकार्प, फल भत्ती। जो भी डी के साथ गए हैं पेरिकार्प बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी बिना निषेचन किए हुए अगर बीज का निर्माण हो जाए तो क्या कहलाएगा? एम्फीफिक्सस, अनिषेक जनित फल, असंजनन या अनिषजनन? बताओ। इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन को हो जाए तो यह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 में रगड़ के आंसर कर दीजिए, सही जवाब क्या होगा? 6 का सही जवाब क्या होगा बच्चा जी? बहुत अच्छे, असंजनन। क्या बात है, बी के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या कहलाता है? असंजनन। क्लियर है? यानी 6 का राइट आंसर बच्चा जी ऑप्शन नंबर बी हो गया है, असंजनन। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए 7 नंबर क्या पूछा है। 7 नंबर पे देखिएगा, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्यों? परागकण जो है जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? परागकण में भित्ति है, भित्ति में स्पोरोप्लेनिन का बाह्य चोल है, या भित्ति में पेक्टोसेल्यूलोज का अंतःचोल है, या भित्ति में सेल्यूलोज होता है? तो आखिर जो है परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे सुरक्षित रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भित्ति में स्पोरोप्लेनिन का क्या होता है? बाह्य चोल होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए क्या होता है? ये अच्छे से संरक्षित रहते हैं। तो 7 का राइट आंसर बी के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉल हैज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। पूछा है क्या, कौन कोशिका अगुणित नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक एक सवाल बच्चे जो रट लीजिएगा, क्योंकि 2 फरवरी को यहीं से सवाल जब पूछा जाएगा तो जब तक आप रटिएगा नहीं प्यारे बच्चों कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 फरवरी को 100% जो है यहां से आप याद करके ही एग्जाम देने जाइएगा। कौन जो है कोशिका अगुणित नहीं है? शुक्राणु जनन कोशिका, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट हैप्लॉइड? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों, और एग्जाम में भी ठीक ऐसे ही ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और इसमें से आपको जो है वो आंसर लगाना है। तो बता दीजिए सही जवाब क्या होगा?
बच्चा जी सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे। देखो राइट आंसर की बात करें तो शुक्राणु जन कोशिका बिल्कुल सही है। ठीक है, किसमें कोशिका अगुणित नहीं होता है तो याद रखेंगे शुक्राणु जन कोशिका वो सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत शानदार। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखिए कि क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में कौन जो है गैनोड्रैपिन रिलीजिंग हार्मोन है। गैनोड्रैपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है कौन? कौन जो है गैनोड्रैपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? अंडाशय हो गया, पश्च पीयूष ग्रंथि हो गया, या बच्चा जी वृषण हो गया, या असचेतक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट गैनोड्रैपिन रिलीजिंग हार्मोन? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए बच्चा जी और आंसर लगाइए, क्योंकि यही आपके भविष्य का फैसला करेगा 2 फरवरी को, है ना। 2 फरवरी को यही आपके भविष्य निर्माता है। यहीं से सवाल आपके ठीक आपको वहां पे रहेंगे और आप आंसर लगा रहे होंगे। तो आज अपना दिखा दीजिए कि 2 फरवरी के लिए कितना तैयार है। बहुत अच्छे, डी के साथ जो बच्चे गए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। अर्धचेतक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, किस क्रिया के पश्चात पूछा है क्या कि वह कौन सी क्रिया है, वह कौन सी क्रिया है, किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? जीएनएच के स्रवण के पश्चात, एलएच सर्ज के बाद, फीडबैक निषेध के बाद, या ऑप्शन नंबर डी? ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा बच्चा जी, सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। 70 में 35 को एकदम सही करना है, लेकिन अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो 70 में 40 से 45 आप सही कर देंगे। लेकिन एग्जाम में बच्चा जी पूरा नहीं बनाना है, एग्जाम में केवल 35 को बनाइएगा, ऐसा नहीं कि पूरा बना दिए। बहुत बच्चा क्या करता है, बहुत बना देता है, तो उससे आपका नंबर कम जाएगा। क्योंकि अगर 70 में 35 बनाना है और तुम बना दोगे 45 को, तो वो क्या करेगा, ओएमआर मशीन चेक करता है। मशीन का नाम क्या है? ओएमआर। तो क्या करेगा, शुरू से लेकर सीरियल नंबर से 35 को चेक कर लेगा और बाकी तुम्हारा छोड़ देगा। इससे क्या होगा कि तुम जो सही भी बनाए हो उसका भी नंबर तुमको नहीं मिलेगा। इसीलिए केवल 45 प्रश्नों के ही जवाब देना, केवल 35 प्रश्नों के ही, एक भी ज्यादा मत देना। ठीक है, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो एग्जाम में ये गलती मत कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बच्चा जी एलएच सर्ज है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो बच्चे गए हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एलएच सर्ज। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धमाकेदार आंसर किए हैं एलएच सर्ज। चलिए क्या बात है बच्चा जी, एकदम धुआंधार आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। आगे देखो पूछा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? ये पढ़ाया हुआ सवाल है ना, पढ़ाए थे ना क्लास में। देखो ये पूछा है कि सामान्य गर्भ की जो पहली गतिशीलता है कब देखी जाती है? तीसरा महीना में, 5वां महीना में, चौथा महीना में, या दूसरा महीना में? बच्चा किक कब मारता है बताओ? किक मारना कब शुरू करता है बच्चा? जो पेट में तुम हलचल देखते हो कि पेट में पैर का छाप कभी दिख रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि हाथ का छाप दिख रहा है ना, तो क्या होता है? 5वां महीना चलता है। बहुत अच्छी, इस समय तुम लोग तेज हो। 5वां महीना, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा महीना कौन लगाया है जी? तीसरा महीना में तो सब बच्चा गिराता है और तुम तीसरा महीना में हलचल देख लेगा है, तीसरा महीना में हलचल देख के 5वां महीना में पैदा कर देगा। ये सब चीज पता होना चाहिए। ये सब चीज गलती कर दोगे तो शादी होगा तो बीबी छोड़ के भाग जाएगी, बोलेगा बाप रे कैसन दूल्हा मिल गया है, इसको भी सब नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिएगा, पूछा है क्या, पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पे गर्भावस्था रोकने के लिए किस तरीका का इस्तेमाल किया जाता है? नसबंदी, बंध्याकरण, बी, सी या डी? तो पुरुष जो है वो क्या करते हैं गर्भावस्था रोकने के लिए? तो पुरुष गर्भावस्था, पुरुष कब जो है वो किसी को है ना
प्रेग्नेंट नहीं करेगा, जब वो नसबंदी करा लेगा, है ना। तो राइट आंसर क्या टिक कीजिएगा, नसबंदी। चलिए क्या बात है, जबरदस्त, है ना। ऑप्शन नंबर 1 के साथ गए हैं, एकदम तहलका मचा दिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश में प्यारे बच्चों याद रखिएगा वैसेक्टमी बोलते हैं इसको। आगे देखिए पूछा है 13 नंबर में, इसमें अगर क्या आंसर करो, कौन यौन संचालित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है, किस बीमारी का इलाज जो है आप लोग करा सकते हैं, है ना। किस बीमारी का इलाज बच्चा जी हो सकता है, ये पूछा गया है। क्या टिक करके आओगे 2 फरवरी को, बताओ बताइए इसका आंसर 2 फरवरी को तुम लोग क्या टिक करोगे। एक बार देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब लगाते हैं। 2 फरवरी को क्या आंसर ये टिक करोगे, एग्जाम हॉल में जब ये दिखाई देगा तो बताइए। देखो पूर्णतया इलाज संभव है, वो है सिफिलिस। बहुत अच्छे, एकदम तेज हो तुम लोग, बिल्कुल सही जवाब लगाए हो, सिफिलिस, है ना। पूर्णतया इलाज संभव है तो वह क्या है, सिफिलिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर। 14 देखो क्या पूछा है, अगला सवाल, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ध्यान से देखो प्रश्न क्या पूछा है कि युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के जो फैलोपी नलिकाओं होते हैं उसके स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, IVF, ZIFT, ET या IUT। इंग्लिश में देख लो जी, ऑप्शन इंग्लिश में देख लो तो अच्छा से समझोगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तब इंग्लिश में दिखेगा। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए बच्चा जी, सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, ZIFT, है ना। ZIFT बिल्कुल राइट आंसर है, ZIFT। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा पूरा क्लास कर रहा है ना, नो डाउट एग्जाम में पूरा बना के आ गया, एकदम पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है। जो बच्चा 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, एक PDF याद कर रहा है, जो PDF आपको दिया है मैंने, अगर वो PDF याद कर रहे हैं, क्लास में अच्छा से आप रिवीजन कर रहे हैं, जो क्लास में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में एकदम पूरा बना के आओगे, ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। तो एकदम टेंशन फ्री रहकर पूरा देखते चलिए। पूछा है क्या कि मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस F2 जीनोटाइप का रेशियो पूछा है। सारा रेशियो हम बता चुके हैं जो एग्जाम में आएगा। बताइए F2 जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, सब बताए वो सवाल है, बताओ फटाफट। 15 नंबर, चलिए F2 जीनोटाइप में रेशियो क्या याद रखना है, चलिए क्या बात है, F2 जीनो रेशियो में 1:2:1 याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी के साथ जा रहे हैं सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम बल्ले बल्ले हो गया, बी वालों का बल्ले बल्ले हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या पूछा है। 16 देखिएगा, कौन कथन फिनाइल कीटोरिया के बारे में असत्य है। फिनाइल कीटोरिया के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। पहला बोला है जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, सही बात है। अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, ये भी सही है। असत्य पूछ रहा है ना, कौन गलत है ये पूछ रहा है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है फिनाइल एलेलीन एवं फिनाइल पायरोट की उच्च सांद्रता। तो प्यारे बच्चे इसका हाई सांद्रता नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हाई सांद्रता नहीं होता है। यही वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, गलत है। यही वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको क्लास में कई बार बता रखा है कि एग्जाम में प्यारे बच्चों बायो का लेवल हाई रहेगा। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही सब सवाल जो है वो आप रट के जाइएगा, और जो आपको PDF में दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो पहला दिन 2 फरवरी को अगर पेपर खराब हो गया प्यारे बच्चों तो सारा पेपर याद किया हुआ भी खराब चला जाएगा, ठीक है। ये सच्चाई बात बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं, है ना। क्योंकि स्टूडेंट को मुंह पर बोल दे कि तुम बहुत अच्छा हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा फिर वो है तैयारी निढल कर देगा, अच्छा से नहीं पढ़ेगा। इसलिए सच्चाई बता रहे हैं कि ये सब सवाल अच्छे से याद कर लेना 2 फरवरी के लिए। चलिए आगे देखेंगे कि मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को यौवनों के माध्यम से
अपनी पीढ़ी में अग्रसित होते रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? कारक कहते हैं, एलिल कहते हैं, जीन कहते हैं, या सिस्ट्रॉन कहते हैं? ये सब पढ़ाया हुआ सवाल है, बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्या कहेंगे उसे? कारक कहेंगे। बहुत अच्छे, कारक कहेंगे। क्या बात है, कारक के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का सही जवाब है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। चलिए बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। 18 नंबर सवाल देखो। 18 नंबर, किसमें 100 नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि होती है? 100 किस प्रकार का? नर, नर प्रकार का, यानी नर मतलब क्या हो गया? मेल टाइप पूछा है। बताइए, टिड्डा, मनुष्य, मधुमक्खी या पक्षी? 18 नंबर सवाल में कौन बच्चा सही आंसर लगाएगा? किसमें कितना है दम? दिखाइए अपना पावर, है ना, अपना पावर दिखाओ जी। क्या बात है, सही बच्चे ने पावर दिखाया है, सबका सही है। टिड्डा, बहुत अच्छे। टिड्डा के साथ गए हैं, एकदम हिला दिए हैं बच्चा जी जिला। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या पूछा है। इसमें सवाल में ये वाला सवाल सीधे एग्जाम के दिन रहेगा। 19 नंबर सवाल तुम नोट रख कर लेना। पूछा है क्या? पूछा है क्या बच्चा जी कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार जो है वह किससे बना होता है? ठीक है, डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का आधार होता है वह किससे बना होता है? शर्करा फॉस्फेट क्षार से, शर्करा फॉस्फेट से, फॉस्फेट क्षार से, या ऑप्शन नंबर डी? ध्यान से देखिए प्रश्न को और टूट पड़िए आंसर पे, है ना, दिखा दीजिए अपना दम। 19 का राइट आंसर। बहुत अच्छे, शर्करा फॉस्फेट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं ना, एकदम लाजवाब जबरदस्त आंसर किए हैं। शर्करा फॉस्फेट बिल्कुल सही है बच्चा, एकदम जबरदस्त। चलो एकदम घबराना नहीं है, पूरा याद करते चलिए। किसी की मलाल नहीं है कि आपको जो है कम नंबर देगा, पूरा एकदम धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में। चलिए 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर क्या है कि सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बच्चा जी पूछा है, किसने प्रतिपादित किया? सेंट्रल डोगमा, ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत जो है वह कौन दिया था? वॉटसन ने, विल्किंसन ने, क्रिक ने, या आर फ्रैंकलिन ने? कौन दिए थे? 20 नंबर में आंसर ठोक दीजिए। तो कौन दिया था बच्चा? क्रिक दिया था। कौन दिया था? चलिए आप लोग आंसर सही लगा रहे हैं। वॉटसन नहीं बच्चा जी, क्रिक जी दिए थे, है ना। कौन दिए थे? क्रिक जी ने ये सिद्धांत जो है वो क्या किया था? दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे क्रिक साहब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या। हाँ देखो पूछा है क्या कि न्यूक्लियोसम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ये पूछा है, बताओ। नॉन हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन या धनात्मक आवेशित प्रोटीन? 21 में बच्चा जी एक बार धुआं धुआं कीजिए तो 21 में सही जवाब क्या होगा? कौन सा गलत है प्यारे बच्चों? तो गलत क्या है? क्या ये नॉन हिस्टोन होता है? तो बोलोगे नहीं होता है सर, तो यही तो गलत है ना, यही तो गलती है। तो राइट आंसर क्या टिक कीजिएगा? ए टिक करके आइएगा एग्जाम में। क्लियर? चलिए फटाफट हम देखते चलो, कम समय में ज्यादा प्रश्न देखते चलिए कि समय बहुत मूल्यवान है ना, समय बहुत मूल्यवान है बच्चा जी। सारा दिन यूट्यूब पे नहीं रहना है, केवल 1 घंटा ही यूट्यूब खोलना है, उसके बाद सारा काम कॉपी पे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए पूछा है कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया? रूपांतरित सिद्धांत का जीव, है ना, इसका पता जो है कौन लगाए थे? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस सिद्धांत का पता जो है कौन लगाए थे? ग्रिफिथ, एवरी, लीडरबर्ग या हर्सी और चेज? चलिए बताइए बच्चा जी सही जवाब 22 का क्या होगा? एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, कोशिश व्यर्थ नहीं जाती है, सच्चे दिल से कोशिश कीजिए। टफ लग रहा है? टफ नहीं है बच्चा जी, देखिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वही हम पढ़ाएंगे ना,
और जो पूछबे नहीं करेगा वो हल्का हल्का पढ़ा के तुम लोग का क्या करे। इसलिए जो एग्जाम में पूछेगा हम वही दे रहे हैं आपको। एवरी मैक्लियार्ड एवं मैकाकार्टी, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है एवरी मैक्लियोड एवं मैकाकार्टी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 देखिए क्या पूछा। 23 पूछा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है जी, रॉन्ग है, यानी सही नहीं है। गलत कथन कौन है ये पहचानिए, गलत कथन कौन है ये पहचानिए। पूछा है क्या, बताओ। पहला बोला है कि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। दूसरा बोला है कि आरएनए में यूरासिल होता है, सही बात है। आरएनए टीएमवी में अनुवांशिक पदार्थ है। और चौथा क्या बोला है कि आरएनए का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 2s समूह की उपस्थिति में आरएनए को अस्थायित्व देता है। तो राइट आंसर बच्चा जी क्या हो जाएगा बताइए। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है यहीं पे कहीं ना कहीं आपको क्या है रॉन्ग दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया था। गलत वाला पूछ रहा था, डी सही कर दिए, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट है आपका यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या पूछा है। 24 देखो पूछा है क्या, 24 ध्यान से देखिएगा। चलिए 24 देखिए बच्चा जी, आपके सामने प्रश्न है। डीएनए एक प्रतिकृति में एक लड़ी का क्या है, डीएनए जो है एक प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रतिकृति होता है जिसके खंडे को कौन जोड़ता है, यानी डीएनए के खंड को प्यारे बच्चों कौन जोड़ता है। सीधा सीधा सवाल पूछा है, सवाल सीधा सीधा है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया है ये। तो सीधा जानिए कि डीएनए की प्रतिकृति को जोड़ता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सर डीएनए लाइगेज जो है यही जोड़ा जोड़ी का काम करता है ना। जोड़ा जोड़ी का काम कौन करता है डीएनए में, डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी। तो जहां भी जोड़ा जोड़ी का सवाल रहेगा एकदम बी के साथ जाना, लाइगेज के साथ, और गर्दा उठा देना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, पूछा क्या है। 25 देखिए, 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। पूछा है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किसके संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है कि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे। एचएनआरएनए, टीआरएनए, 5SRRNA या SNRNA, तो किसका नहीं लेता है बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, एचएनआरएनए का नहीं लेता है ना। राइट आंसर क्या होगा, एचएनआरएनए का नहीं लेता है। क्या बात है, तुम लोग बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बच्चे गए हैं एकदम धुआंधार आंसर किए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा क्या है। चलिए 26 नंबर देख लीजिए बच्चा जी, एक बार ध्यान से प्रश्नों पे नोटिस कीजिए। दमनकारी प्रोटीन लैक्टोनोप्रीन में कहां बनता है। जो दमनकारी प्रोटीन बनता है वो लैक्टोप्रीन में कहां पर बनता है। क्या ये प्रचालक में बनता है, संरचनात्मक होता है, उन्नायक होता है, या नियामिक जीन होता है। ठीक है, लैक्टोप्रीन जो है प्यारे बच्चों कहां बनता है ये पूछा है। क्या ये ऑपरेटर में बनता है, स्ट्रक्चरल जीन में बनता है, प्रोमोटर में बनता है, या रेगुलेटर जीन में बनता है। बताइए कहां पे ये बनता है। ठीक है, अब देखो आंसर आने लगा, ऑपरेटर के साथ बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑपरेटर में बनता है ना। कहां पे बनता है बच्चा जी, कहां पे बनता है, ऑपरेटर। चलिए बहुत अच्छे, जिसे इंग्लिश में प्रचालक स्थल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, एग्जाम में भूलोगे नहीं ना ये सब सवाल। बहुत मेहनत से ये सब सवाल करवा रहे हैं और तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम लोग पूरा सही करेगा, तो उम्मीद पे खड़े उतरना जी। ठीक है, मेहनत को खराब नहीं होने देना है। ठीक है, एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ के आना है। चलिए 27 देखिएगा पूछा है क्या। 27, क्योंकि बायो का पेपर जब 2 फरवरी को होगा, जब एग्जाम हॉल से तुम लोग निकलोगे तो 2 फरवरी को हम फिर आंसर की करवाने के लिए आप लोग को लाइव जुड़ेंगे हम। तो वहां पे आप लोग को एकदम बताना रहेगा कि सर एकदम झंडा गाड़ दिए हैं।
आंसर की जब हम करवाएंगे 2 फरवरी को तो एकदम बोल दीजिएगा कि सर झंडा गाड़ के आए हैं, और उसी दिन फिर अगला पेपर का क्लास भी जो है वहां पे हम लेंगे, है ना। चलिए तो आंसर करना है फटाफट से। 27 समजातीय संरचनाएं बच्चा जी, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? अपसारी, समानांतर, अभिसारी या सॉर्टेटरी? 27 का फटाफट आंसर बताओ। 27 का सही जवाब क्या होगा? कैसा ये विकास दिखाएगी? तो ये अपसारी विकास दिखाएगी। कैसा दिखाएगी बच्चा जी? डाइवर्जेंट, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसारी, और इंग्लिश में डाइवर्जेंट। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं बच्चा जी, तो डेली जुड़ा कीजिए, है ना। चलिए 28 देखो पूछा है क्या। 28 नंबर पे ध्यान से देखना। पूछा है कि कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? कौन जो है समष्टि के अलील आवृत्ति में परिवर्तन लाता है बच्चा जी? उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह या उपयुक्त सभी? चलिए ठोकी, सही जवाब क्या होगा? 28 में सही जवाब प्यारे बच्चों लगा दो एकदम। 28 कौन समष्टि में अलील आवृत्ति में परिवर्तन लाता है? तो उत्परिवर्तन भी लाता है, आनुवंशिक विचलन भी लाता है, और जीन प्रवाह भी लाता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, डी होगा। डी वाले बच्चा जी कमाल किए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ेंगे? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है बच्चा जी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखो पूछा है क्या, कौन प्रारंभिक, पूछा है कि देखो कौन जो है प्रारंभिक प्राकूट है? इनिशिएशन कोडॉन जो है वो कौन है? AUG, UAG, UU या UGA? देखो पढ़ाया हुआ सवाल है, इनिशिएशन पूछा है, तो इनिशिएशन जो है बच्चा जी वो ऑप्शन नंबर ए। AUG जो है वो IC है, इनिशिएशन कोडॉन है। आई जो नीचे दिख रहा है UAG, ई जो है टर्मिनेशन कोडॉन है ना। कंफ्यूजिया मत जाना एग्जाम में, एगो IC है जी, एगो TC है। तो पूछा है क्या? पूछा है IC, तो IC क्या होगा? IC आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये IC है और ये TC है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है 30 नंबर। 30 नंबर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारी जो है जीवाणु द्वारा होती है? यानी जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी का नाम बताना है। जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी का नाम, एकदम हलवा सवाल है। ये सब सवाल बच्चा जी एकदम उखाड़ के फेंक देना है। चलो 30 में सही जवाब बताओ, कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है? कोरोना, टाइफाइड, मलेरिया या दाद? तो बच गया क्या? टाइफाइड। बहुत अच्छे। टाइफाइड जो है प्यारे बच्चों ये किससे होता है? जीवाणु, यानी कि जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया से होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 31। 31 देखो फटाफट आंसर करो। 31 में 31 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन जो है आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है? Which of the following RNA is precursor of मैसेंजर RNA? मैसेंजर RNA का कौन जो है प्रीकर्सर है? मैसेंजर RNA का प्रीकर्सर पूछा है, बताइए। SNRNA, 5S RNA या हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर RNA या rRNA? 31 का बताओ। 31 चलो फटाफट आंसर। बहुत अच्छे, सी के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी समान केंद्रीकरण आरएनए, ऑप्शन नंबर सी। टर्मिनेशन कोडॉन वाज नॉट एबल आंसर, व्हाट डज द वेस्टर्न? हाँ टर्मिनेशन कोडॉन था वो बच्चा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32। चैट जीपीटी का यूज नहीं करो जी, अपने से आंसर करो। चलिए 32
निम्नलिखित में कौन कोशिका रोगाणु का भक्षण नहीं करता है? कौन कोशिका जो है रोगाणु का भक्षण नहीं करता है? 4 ऑप्शन वहां पे दिया गया है, फटाफट से आंसर कीजिए। 32 का सही जवाब, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल डजंट, है ना, पैथोजेनेसिस। कौन कोशिका रोगाणु का भक्षण नहीं करता है? कौन कोशिका प्यारे बच्चों रोगाणु का भक्षण नहीं करता है? बताइए सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे, आरबीसी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो राइट आंसर क्या टिक करके आइएगा? आरबीसी एकदम जबरदस्त आंसर है। 32 का सही जवाब आरबीसी। चलो नेक्स्ट देखिए 33 के बारे में पूछा है कि कौन सा सत्य है। फिर से पूछा है, सत्य बता दीजिए कि निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है? पहला बोला है कि प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड होता है, ये तो सही बात है, ठीक है। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु दीर्घ श्रृंखलाएं होती है। तो प्यारे बच्चों यही स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो क्या है? रॉन्ग है। तो राइट आंसर हम बी के साथ चले जाएंगे। जब यहीं पे आंसर मिल गया तो नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर हम फटाक से टिक कर देंगे। चलो आगे देखो, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे 34 देखो क्या पूछा है। 34 है कि कौन पौधा जो है मॉर्फिन का सोर्स है? मॉर्फिन का स्रोत जो है वह कौन सा पौधा है? निकोटीन, धतूरा, पेपेवर सेमनीफेरम या एथ्रोना जाइलकोक? बताइए बच्चा जी 34 का सही जवाब क्या होगा? सही बच्चे कोशिश कीजिए, प्यारे बच्चों आंसर लगाइए इसका। 34 का प्यारे बच्चों आंसर लगाइए फटाफट। चलिए क्लास 10 नहीं हो रहा है जी, क्लास 12 हो रहा है। ऐसे पूछोगे क्लास 10 हो रहा है ऐसा। चलिए सही जवाब क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेपेवर सोमनीफेरम के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, पेपेवर सोमनीफेरम। कुछ बच्चे धतूरा कर दिए, धतूरा नहीं होगा जी, पेपेवर सोमनीफेरम। बहुत अच्छे ऋषभ कुमार, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। 35 देखिएगा, 35 देखो पूछा है क्या? 35 है किस बीमारी का संक्रामक रोग जीवाणु होता है? बताइए, जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणु से होती है? जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चा जी, फटाफट आंसर कीजिए। 35 में जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? जीवाणु, जीवाणु नहीं है, जीवाणुज है। देखो जीवाणुज है, इंग्लिश में देख लो, एस्परोजाइट। एस्परोजाइट से कौन सी बीमारी? मलेरिया। बहुत अच्छे, याद रखेंगे मलेरिया होती है। एक के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, 36 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं और 36 देखिए पूछा है क्या? 36 देखो पूछा है कि किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है? स्विस चीज तैयार करने में कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? पेनिसिलियम या ऑप्शन नंबर बी? 36 का आंसर कीजिएगा, सही जवाब क्या होगा? देखो सूक्ष्म जीव चीज बनाने में कौन सा प्रयोग होता है? तो याद क्या रखेंगे? राइट आंसर प्रोपोनियोबैक्टीरियम सरमनाई, है ना। सही जवाब क्या होगा? प्रोपोनियोबैक्टीरियम सरमनाई, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा 2 फरवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 37 देखो क्या पूछा है। 37 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आंसर लगाना है आपको। पूछा है क्या? किसने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? बताइए किसने प्रस्तावित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, आंस्टर्ड चेन हॉवर्ट या पास्चर? चलिए 37 का प्यारे बच्चों सही जवाब लगाइए, क्या होगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए और फटाफट से आंसर कीजिए, सही जवाब क्या होगा? देखो राइट आंसर की बात करें, जितने बच्चे ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। किसने प्रतिस्थापित किया था? तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है
कि कौन प्रतिरोध को अस्वीकृत करता है, कौन जो है प्रतिरोध को अस्वीकृत करता है, काकीय रोध, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय रोध, या ऑप्शन नंबर डी। 38 में बताइए कौन जो है प्रतिरोध को अस्वीकृत करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट ट्रांसप्लांट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आंसर कीजिए फटाफट। एकदम सही जवाब क्या होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर कीजिए, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, इसलिए आंसर एकदम फटाफट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही जवाब किए हैं। 38 के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है एटलस 66 का संबंध किस फसल से है। एटलस 66 का संबंध पूछा है कि एटलस 66 में कौन सा फसल आता है, गेहूं, चावल या मक्का। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल ही तो सही है, पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है, क्या, गेहूं। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे एटलस 66 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गेहूं से। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। आगे देखो क्या पूछा है, 40 नंबर सवाल देखिए पूछा है क्या, कि एक ही नस्ल के अधिक निकट सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ी का संगम अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। एक ही नस्ल के अधिक निकट सदस्यों में अगर 4 से 6 पीढ़ी का संगम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अब आंसर लगाओ। संकरण, बही प्रजनन, अंतर प्रजनन या वही संकरण। अब बताइए बच्चा जी सही जवाब क्या होगा। 40 में एकदम धड़ाधड़ आंसर करो, 40 नंबर में आंसर करने में कंजूसी नहीं। क्या होगा, अंतर प्रजनन। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी, बी के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका अंतर प्रजनन, एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अभी भी देखो, अभी एग्जाम में कितना दिन है, 2 महीना भी नहीं बचा हुआ है, समय कितना तेजी से भाग रहा है, बहुत कम दिन बच गया। और अभी भी अगर प्यारे बच्चों ये सब सवाल आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा, इसीलिए तो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है ना। तो जो बच्चे की तैयारी अधूरी है, एग्जाम के लिए टेंशन में है, तो जो पीडीएफ दिया जा रहा है प्यारे बच्चों उसे जरूर से आप लोग ले लें, है ना, नहीं तो फिर एग्जाम में, एग्जाम के दिन फिर टेंशन में आ जाओगे। इसीलिए जो सारे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, फिजिक्स का भी दिया जा रहा है, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायो का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और इसमें जो क्वेश्चन शुरुआत में दिए गए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में उसी से आपको देखने को मिलेंगे 100%, जिसे आपको अच्छे से घर पे याद कर लेना है और उसके बाद एग्जाम देने जाना है ना। तब प्यारे बच्चों आपको एग्जाम देने जाना है, इसे अच्छे से याद कर कर। तो सभी विषय का दिया जा रहा है, सारा विषय आपको मिल रहा है। कितना में मिल रहा है बच्चा जी, जो नहीं जान रहे हैं जान लीजिए, सभी विषय का मिलाकर आपको 600 रुपया लग रहा है। लेने के लिए आपको बताया जा चुका है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए, 600 कीमत है, ये पेमेंट करना होता है, तब जाके आपको लॉगिन कराया जाएगा और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है, कि सर पीडीएफ चाहिए, और इसे ही पढ़ कर जाइएगा, ठीक है, तभी आप एग्जाम में पूरा का पूरा बना के आओगे। नहीं तो अगर रिस्क लेकर जाओगे, कुछ भी पढ़ के जाओगे, तो प्यारे बच्चों फिर जो होगा वो तो फिर रिजल्ट के दिन ही जो होता है सो होता है, उसके बाद ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो चीज ले लीजिए जो सीधे आपके एग्जाम में रहे। आपकी तैयारी अधूरी है, कोचिंग नहीं किए हैं, क्लास नहीं किए हैं, किए भी हैं तो डर रहे हैं कि इतना सारा क्लास किए सर, इतना बड़का बुक पढ़ लिए, कौन आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस पीडीएफ को लीजिए और एग्जाम में जाके गर्दा उड़ाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छोड़िए इस सब चीज को। डीएनए किस प्रकार के आवेश होते हैं, डीएनए पर, डीएनए पे किस प्रकार के आवेश होते हैं, ऋणात्मक, कोई आवेश नहीं, धन आवेश। ये सवाल तो प्यारे बच्चों करवाया हुआ है, इस सवाल में गलती मत करना, बहुत बड़ा करवाए हैं कि ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है बच्चा जी, ऋण आवेश होता है। बहुत अच्छे, शानदार, एकदम झंडा गाड़ दिए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो,
अगला सवाल है क्षालन क्या है। बच्चा जी पूछा है कि क्षालन क्या होता है, क्षालन क्या होता है, क्षालन क्या है प्यारे बच्चों बताइए। क्षालन जो है 42 में पूछा है कि बताइए क्षालन क्या होता है। तो क्षालन किसको बोलते हैं, एगरोज जेल के टुकड़े से डीएनए खंडों को निकलना, है ना, यही तो प्यारे बच्चों आपका क्षालन कहलाता है। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, दूसरा ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन ही सही हो गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बहुत सही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम एग्रेसिव जेल पीसेज, यही आपका क्या कहलाता है, एल्यूशन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, आगे देखो पूछा है क्या 43 में पूछा है क्या, ध्यान से देखेंगे, किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं गुरुजी, किस प्रक्रिया से हम डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश करा देते हैं, इसका क्या आंसर टिक करके आओगे, सूक्ष्म अंतःक्षेपण, जीनगन, रूपांतरण या टी डीएनए की मदद से। 43 में बच्चा जी आंसर कीजिएगा, है ना, किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को हम जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छे, है ना। जिन प्यारे बच्चों का रूपांतरण के साथ आंसर गए हैं सभी प्यारे बच्चे एकदम जबरदस्त आंसर लगाए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से फाइनल एग्जाम में आप लोग आंसर लगाइएगा जैसे अभी लगा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल प्यारे बच्चों आंसर लगाइए इसका। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, अगला सवाल है कि जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाता है, सक्षम बनाने के लिए जीवाणु कोशिकाओं को द्विसंयोजन धनायन से या जीवाणु कोशिकाओं का द्विसंयोजन ऋणायन से किया जाता है, या जीवाणु कोशिका एवं पुनर्जीवक डीएनए को बर्फ पर रख दिया जाता है, क्या जीवाणु कोशिकाओं को ताप प्रघात दिया जाता है, क्या किया जाता है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा इसमें होता क्या है कि इसमें इसको धनायन किया जाता है, क्या किया जाता है, इसमें धनायन किया जाता है, जीवाणु कोशिकाओं को द्विसंयोजन से संसाधित किया जाता है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बच्चे गए हैं वो बिल्कुल सही जवाब लगाए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसे एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। सर मेरा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है क्या करें, प्रकाश तिवारी एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है फिर भी एग्जाम तो देना है बच्चा जी, है ना, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है प्रकाश तिवारी फिर भी आपको एग्जाम देना है, जब सब्जेक्ट लिए हैं तो एग्जाम देना है और पास आपको होना है। जिसको एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट है तो एक्स्ट्रा लेने का नियम जान लो, अगर कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो उसमें सिर्फ पास भी हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन फेल नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखिए, फेल आपको नहीं करना है। पास कितना में होइएगा, तो 70 नंबर का थ्योरी में, 70 नंबर का बायोलॉजी है, ठीक है, इसका आप 30% निकाल दीजिए तो 70 में अगर आपका 21 नंबर आ गया है तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 30 का 40%, प्रैक्टिकल में 40% में पास होता है, यानी प्रैक्टिकल में कम से कम 12 नंबर और 21 नंबर थ्योरी में, दोनों में अलग अलग पास करना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर 21 नंबर आ गया है आपका तो समझिए कि आप पास हो गए, 70 नंबर में 21 नंबर। चलिए पूछा है क्या, डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं बच्चा जी, मेथनॉल, प्रोटीएज, कैल्शियम या इथेनॉल, क्या मिलाते हैं, तो याद रखेंगे बच्चा जी क्या मिलाते हैं, इथेनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इथेनॉल मिलाते हैं बच्चा जी, डी के साथ गए हैं, एकदम जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो पूछा है क्या, चलो 46 देखेंगे, पीवीआर 322 में प्रतिबंधित स्थल बैम H1 कहां होता है, पीवीआर 322 में बैम H1 कहां होता है, एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन पे, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन पे, ORI पे या आर। 46 का फटाफट आंसर कीजिएगा, क्या एग्जाम में टिक करके आओगी जी, 46
बहुत अच्छे। सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन बिल्कुल सही जवाब है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी के साथ गए हैं, धमाल मचा दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, 47 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन पीवीआर 3T2 में बरन योग्य चिन्हक है। बरन योग्य चिन्हक को पहचानना है। Which of the following is selectable marker gene in PBR 3T2? चलो इसमें सही बच्चा आंसर लगाओ, सभी का सही ये होना चाहिए। कौन जो है PBR 3T2 में बरन योग्य चिन्ह के क्या आंसर होगा बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और टिक मार दीजिए आंसर में और सही कर दीजिए एक बार जबरदस्त तरीके से। 47 में प्यारे बच्चों आंसर कर दो, क्या होगा, ए होगा या बी होगा। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए देखते हैं सी आपका सही है या नहीं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा, एकदम कमाल कर दिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। आगे क्या पूछा है ये ध्यान से देखो। 48 में देखिए पूछा है क्या, किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है। पीसीआर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्राइमर्स की, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की, या डीएनए पॉलीमरेज की, या क्लोनिंग संवाहक की। बताइए पीसीआर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पॉलीमेटेड चेन रिएक्शन में किसकी आवश्यकता नहीं होती बच्चा, 48 का आंसर करेंगे। याद रखेंगे प्राइमर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो प्राइमर्स। ए के साथ जो बच्चे जा रहे हैं एकदम जबरदस्त आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आंसर करेंगे। साफ साफ नहीं दिख रहा है जी, अब कैसे तुमको साफ साफ नहीं दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है तो एचडी में देखो, है ना। इतना बड़ा तो लिखा हुआ है जी, अभी भी साफ नहीं दिखता है तो कैसे होगा, है? तब तो गड़बड़ी है आंख में, या तो आंख में गड़बड़ी है बच्चा जी, नहीं तुम्हारा नेट स्लो चलता है। चलिए 49, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक कौन सा है बताइए। पूछा है क्या कि जो कपास का मुकुल कृमि होता है उसको नियंत्रित करने वाला यौगिक कौन है। इतना बड़ा लिखा हुआ तुमको नहीं दिखता है तो तुम लगता है एग्जाम में चीट कैसे ले जाओगे जी इतना बड़ा हुआ लिखा हुआ तुमको नहीं दिखाई देता तो तुम चीटो नहीं ले जा सकते हो, बड़ा गड़बड़ चीज है। देखो कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक कौन है। बहुत अच्छे आंसर आप लोग बिल्कुल सही किए हैं, ऑप्शन नंबर ए एकदम जबरदस्त है बच्चा जी, क्राई1AC एवं क्राई2AB कुट विद प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए 49 का ए। बच्चे लोग जो चोरी करते थे पहले जानते हो कैसे पढ़ते थे, थीन पेपर जो एकदम बटर पेपर तरह का आता है एकदम पतला वाला, उस पे एकदम इतना छोटा छोटा एकदम मक्खी जैसा 2AP जो तुमको यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऐसे ऐसे लिख कर ले जाता था और यहाँ पे चोरी करता था। तुमको इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, बताओ कैसे करोगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर कैसे करेंगे, बायोलॉजी को पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं जी, ऑब्जेक्टिव पढ़िए और सब्जेक्टिव जो पीडीएफ में दिया गया उसे पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। चलिए 50 देखेंगे। 50, कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है बताओ। कौन सा मानव प्रोटीन जो है रोजी गाय के दूध में प्रेजेंट है। अल्फा लैक्टोबिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, हिमेलिन या बीटा ग्लाइकोटाइसेट। बताइए 50 का राइट आंसर। 50 का फटाफट बता दो सही जवाब क्या हो। 50 नंबर सवाल, रोजी गाय के दूध में क्या मौजूद है प्यारे बच्चों। नाम से ही पता चला दूध है, और दूध का बोध होगा तो लैक्टो है ना, आएगा ही आएगा। राइट आंसर है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, है ना, याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ठीक है, ए के साथ गया है एकदम जबरदस्त। ठीक है
चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 51 देखिएगा, गोल्डन चावल किसमें समृद्ध है। एगो बच्चा बोल रहा है सर अब तो एटम बम ले जाता है। नहीं जी, अब जमाना खत्म हो गया, अब कहाँ एटम बम ले जाता है। पहले वो सब चोरी चलता था, है ना। पहले इतने को पेज में जो है ना पूरा समरी लिख के सब आता था, इतनी इतनी टुकड़ी में समरी लिख के पूरा इंग्लिश का समरी लिख लेता था, राइटर का नाम लिख लेता। मैथ के एग्जाम में तारो, मैथ में जो है पूरा फॉर्मूले भर लेता था इतनी इतनी वो चीट में। अभी भी पता बहुत जगह होता है जहां थोड़ा छूट रहता है। लड़की लोग के सेंटर पे चोरी थोड़ा ज्यादा चलता है, हम देखे हैं। लड़की लोग बुरा नहीं मानना। अगर हम पटना की बात कर लें, ठीक है, जैसे मान लो, ऐसा नहीं बोल रहे तुम लोग चोरी करती हो, हम सच्चाई बता रहे हैं। जैसे मान लो कि बार है, ठीक है, बार में लड़का है, बार का लड़का है, तो उसका सेंटर कहाँ जाएगा, उसका सेंटर पटना दे देता है। लड़का लोग का एकदम हालत खराब, अरे बाप रे पटना सेंटर दे दिया, पटना में तो पूरा टाइट होता है। बाढ़ की जो लोकल का एरिया है, आसपास का जो एरिया है, लड़की का सेंटर भेज देता है बाढ़, है ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा छूट मिल जाता है लड़की लोग को, लेकिन लड़का लोग को उतना छूट नहीं मिलता है। तो लड़का लोग जो ज्यादा मेहनत करो, चोरी वोरी जो है चलेगा नहीं, है ना। लड़की लोग को तो थोड़ा सा मिल जाता है, सेंटर हल्का हल्का सेंटर मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं लड़की लोग तुम लोग पढ़ना छोड़ देना, मेहनत करते रहो, ठीक है। गोल्डन चावल किसमें समृद्ध होता है, B1 में, सी में, विटामिन B2 में या विटामिन ए में। बताइए राइट आंसर 51 का सही जवाब क्या होगा जी। क्या बताए थे, बताओ। कैरोटीन होता है इसमें, और कैरोटीन होता है इसमें, विटामिन ए की प्रधानता होती है। गोल्डन आय से विटामिन ए की प्रधानता होती है, कैरोटीन होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, 52, कौन जीएम पौधे का लाभ नहीं है। देखो कौन सा लाभ नहीं है ये पूछा, ये नहीं पूछा कौन लाभ है, कौन लाभ नहीं है ये पूछा। बताओ। अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसल का विकास, पिरकनाशी प्रतिरोध फसल का विकास, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, या कायिक संक्रमण को आसान बनाना। चलिए 52 का राइट आंसर बताइए बच्चा जी, सही जवाब क्या होगा। 52 हम अपने में बता रहे हैं कि हम भी पटना से है ना, तो हम लोग का सेंटर पटना दिया था, ठीक है। हम लोग का सेंटर जो है ना पटना दिया था, पटना में बीडी इवनिंग कॉलेज दिया था। मेरा सेंटर प्यारे बच्चों पटना में जो बीडी इवनिंग कॉलेज है ना, मीठापुर में, बीडी इवनिंग कॉलेज मीठापुर, वहां पे मेरा सेंटर गया था। और हम लोग क्लास में जो लड़की लोग थी, हम लोग क्लास में जो लड़की लोग थी, उसका सेंटर बाहर चल गया था। बाहर सुने होंगे, पटना से नजदीक है, 50-60 किलोमीटर है, तो बाहर चल गया था। तो उन लोग को खूब चोरी चला था, लोग बोलते थे खूब चोरी चल रहा है, और हम लोग का तो हलवा टाइट था एकदम। तो ये सब जो है होता है। चलिए 52 बताइएगा, जीएम पौधे का क्या लाभ नहीं है बच्चा जी। 52 बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर दिए। कायिक संकर को आसान बनाना, ये इसका लाभ नहीं है, है ना। कायिक संकरण को आसान बनाना ये इसका लाभ नहीं है। राइट आंसर बच्चा जी डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। पटना में क्या मिस्टेक कर दिए जी, यही तो पटना लिखे हैं। अरे वो जल्दबाजी में हो जाता है, ये सब छोटा मोटा चीज देखोगे तुम लोग। चलिए 53 देखिए, 53 भावनाओं के समझो ना, ये डिजिटल मार्क करने हैं जी। आधा लिखिएगा तो कभी कभी होता है कि लिखे लिखाया ही नहीं। निम्नलिखित में किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। स्केच वाला मार्कर थोड़े ना है, कभी कभी होता है कुछ लिखो, पी लिखो, लिखाएगा वो नहीं। कैंसर, अल्जाइमर, सिस्टिक या मलेरिया बताएंगे।
किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है बच्चा जी? 53 का फटाफट आंसर कर दो। 53 का राइट आंसर बताइए, सही जवाब क्या होगा? कैंसर का तो अवेलेबल है, अल्जाइमर का भी है, सिस्टिक का भी है, लेकिन प्यारे बच्चों मलेरिया का नहीं है ना? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? मलेरिया। बहुत अच्छे, डी के साथ जाएंगे, एकदम धमाका कर देंगे, मलेरिया टिक करके आइएगा, ठीक है, मलेरिया सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या पूछा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 54 है, किस पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक्वस अधिकार स्थापित कर लिया था? कौन सी कंपनी पे? IR8 पे, पद्मा पे, जया पे, या बासमती की बौनी किस्म पे? चलिए इसका आंसर सही बच्चे लगाइए, सही जवाब क्या होगा? आंसर करो फटाफट बच्चा जी। 54 का राइट आंसर सही बच्चे का आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, बासमती की अर्धबौनी किस्में। जो ही बच्चे डी के साथ गए हैं सभी का राइट आंसर है बासमती की जो अर्धबौनी किस्म है, इस पे अमेरिकी कंपनी ने अधिकार स्थापित कर लिया था। चलो आगे देखो 55 क्या बोल रहा है जी। 55 देखिए पूछा है क्या, ध्यान से देखना। 55 को पूछा है कि कौन सा कथन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में आ सकते हैं? इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों गलत है, ये पूछा है, बताइए। इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलो फटाफट से आंसर करना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंसुलिन की श्रृंखला ए एवं बी के निर्माण हेतु अलग अलग डीएनए का अनुक्रमण करती है। श्रृंखला ए एवं बी के लिए डीएनए अनुक्रमण को ई कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ा गया, या श्रृंखला ए एवं बी का अलग अलग संश्लेषण होता है, या श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया? तो कौन सा इसमें गलत है प्यारे बच्चों? यही स्टेटमेंट जो है गलत है। श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़कर ये जो मानव इंसुलिन की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो एग्जाम में यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा आगे 56 देखो फटाफट। चलिए 56 बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग जरूर से लगाएंगे। 56 पूछा है क्या, किस क्षेत्र में MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है? MS स्वामीनाथन का नाम किस रूप में जुड़ा है? अब इसका आंसर लगा दीजिए बच्चा जी। MS स्वामीनाथन का नाम किस रूप में जुड़ा है? पारिस्थितिकी में, हरित क्रांति में, जैव प्रौद्योगिकी में, या दुग्ध उत्पादन में? इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 56 में प्यारे बच्चों आंसर कीजिए एकदम सही। क्या होगा? बहुत अच्छे, हरित क्रांति। क्या बात है, हरित क्रांति के साथ बच्चे गए हैं, एकदम जबरदस्त, एकदम गर्दा गर्दी कर दिए। हरित क्रांति बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। चलो आगे देखिए अगला सवाल। आगे देखिए क्या पूछा है। पूछा है क्या, कौन भारत के मुख्य जीवोम में शामिल नहीं है? कौन भारत के मुख्य जीवोम जो होता है उसमें शामिल ही नहीं है? उष्णकटिबंधीय, रेगिस्तान, पर्णपाती वन, या घास स्थल? 57 का बताइए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। कौन जो है वो शामिल नहीं है? भारत का जो मुख्य जीवोम होता है उसमें कौन शामिल नहीं है? उष्णकटिबंधीय, रेगिस्तान, पर्णपाती वन, या घास स्थल? तो कौन शामिल नहीं है बच्चा जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा 57 का? चलिए बहुत अच्छे, घास स्थल बिल्कुल सही जवाब है। घास स्थल का कोई लेना देना है क्या? तो जो बच्चा डी के साथ गया है एकदम कंफर्म हो जाए कि बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। इसमें देखिए कितने बच्चे आंसर करते हैं ये देखना होगा। चलिए इसमें देखते हैं कितने बच्चे बाजी मारते हैं। जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? वैसा जीव जो टेम्परेचर की हाई सीमा को वहन कर लेता है। पृथुतापी, तनुतापी, क्या कहेंगे बताइए? यही दोनों में एगो सही है, तो चौथा ऑप्शन देखना ही नहीं है, इसी में एगो सही हो जाएगा। चलो दिखाई देते हैं, चलो देख लो क्या कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट ए वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा जी? चलिए कोशिश कीजिए आंसर लगाने का। सही जवाब क्या होगा? तो जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले, कितना भी टेम्परेचर हो जाए वो बर्दाश्त कर ले,
तो प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा पृथुतापी, है ना। हम लोग जो है 42 में ही जो है अरे बाप रे करने लगते हैं, 44 हो जाए तो कहते हैं बाप रे बाप, गर्मी जो है एकदम हालत खराब कर दिया है। और ये लोग कितना भी टेम्परेचर हो जाए उसे बर्दाश्त कर लेंगे, उससे हम पृथुतापी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो 59, इसका आंसर कीजिएगा। कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं होता है? लिंग अनुपात, जन्म दर, समष्टि घनत्व या ऊर्जा प्रवाह। 59 का राइट आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट पॉपुलेशन, बताइए फटाफट 59 का सही जवाब क्या होगा। कौन जो है जनसंख्या का गुण नहीं है, कौन जो है जनसंख्या का गुण नहीं है। देखो लिंग अनुपात यानी कि लड़का कितना है लड़की कितनी है, ये तो है ही जनसंख्या में। जन्म दर कितना जन्म हो रहा है कितना मृत्यु हो रहा है। समष्टि घनत्व भी शामिल है, लेकिन ऊर्जा का इससे कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। तो राइट आंसर बच्चा जी क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। डी के साथ हम जाएंगे और डी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे, प्रियांशु कुमारी बिल्कुल सही है, गुड़िया कुमारी बहुत अच्छे, तुफैल आलम, चलिए ऋषभ कुमार, अंजलि, गिरी, दीपशिखा बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला सवाल देखो 60 में क्या पूछ रहा है। 60 पूछा है क्या कि 1920 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर में तबाही मचा दी। नागफनी, जलकुंभी, पार्थेनियम या लैंटाना, है ना। ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पौधा आया था तो लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में जो है प्यारे बच्चों तबाही मच गई थी। 1920 का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पौधा था, नागफनी था। क्या टिक करके आइएगा, नागफनी। एग्जाम में क्या टिक करोगे, नागफनी। जो भी बच्चे नागफनी के साथ गए हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल जो पूछा है ध्यान से देखना, पूछा है क्या जो अस्पर्धी अपवर्जन नियम है यह किसने दिया था। अस्पर्धी अपवर्जन नियम किसने दिया, मैकऑर्थर ने, गॉस ने, किसने दिया बच्चा जी। और भी देख लो, कॉर्नेल ने या डार्विन ने, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बार धुआंधार आंसर कर दो। अस्पर्धी अपवर्जन नियम किसके द्वारा दिया गया था 61 में, फटाफट से आंसर कर दो। कौन दिया था ये नियम, बहुत अच्छे, गॉस के द्वारा दिया गया था। कौन दिया था, गॉस दिया था, याद रखिएगा गॉस दिया था, गॉस। चलिए बी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल 62 देखेंगे। कौन जो है सौपकारिता का उदाहरण नहीं है, सौपकारिता का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है। बगुला एवं चारण पशु, कवक मूल, लाइकेन या अंजीर एवं बर। बताइए 62 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करो। कौन जो है सौपकारिता में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मेटेलिज्म। इसका आंसर उम्मीद करेंगे सभी बच्चे यहाँ पे लगाएं, सभी बच्चे से उम्मीद करेंगे इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सही बच्चे आंसर लगा भी रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, देखो आंसर बिल्कुल सही जवाब आप लोग किए हैं, बगुला एवं चारण पशु, है ना। राइट आंसर क्या होगा, बगुला एवं चारण पशु। ए के साथ जो भी बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर आया है जी, बगुला एवं चारण पशु। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखो पूछा है क्या 63 देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में किस पक्षी में अन्य परिजीवता दिखाती है। इन विच ऑफ द फ्लाइंग बर्ड ब्रूड ऑब्जर्व, बताएंगे किस पक्षी में अन्य परिजीवता होती है। अन्य परिजीवता किस में होती है बताओ फटाफट। गौरैया में, कोयल में, कबूतर में या मुर्गी में, बताइए जी। 63 बहुत हलवा सवाल है। 63 अन्य परिजीवता किसमें होती है। चलिए कोयल के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है, कोयल में होता है। याद रखेंगे कोयल में होता है, एकदम शानदार और जानदार आंसर किए हैं। 64 देखो,
देखो 64 इजी है, देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा लेकिन इजी है। एग्जाम में लंबा चौड़ा देख के डरना नहीं है। देखो पूछा है क्या, कौन सा कथन असत्य है। पहला है स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्व में सूर्य की विकिरण ऊर्जन के उपयोग से बदलते हैं, तो सही बात है ना। चलिए सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड बोल रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय। बताओ ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है क्या? नहीं ना है, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय नहीं है, यानी यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। आगे है भारत में आम की कितनी किस्में हैं। देखो आम जो खाते हो तुम लोग, ये पूछ दिया है कि आम की कितनी किस्में जो है भारत में पाई जाती है। हाउ मेनी वेराइटी ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया। कितना किस्म? 50,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा या 3,000 से ज्यादा। बताइए सही जवाब 65 का क्या होगा? 65 में धुआंधार आंसर करो बच्चा जी। सही जवाब क्या होगा? कितनी किस्में पाई जाती है? बोलेगे सर ये कौन सा सवाल दिया? 1,000 से ज्यादा। बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 66। देखिए 66 नंबर देखो, 66 पूछा है IUCN। IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजाति कितनी है? कितनी प्रजाति है? 1.5 मिलियन, 20 से 25 मिलियन, 7 मिलियन या 3 मिलियन? बताएंगे 66 का राइट आंसर बच्चा जी क्या होगा? 66 का राइट आंसर बताइएगा। पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजाति कितनी है? बहुत अच्छे, 7 मिलियन के साथ जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 मिलियन। दोनों मिलाकर, जंतु एवं पादप दोनों मिलाकर, ठीक है, जंतु एवं पादप दोनों मिलाकर 7 मिलियन। चलिए बहुत शानदार। चलो आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे टीलमैन। टीलमैन का जो प्रयोग होता है उसके संबंध किससे है? टीलमैन का प्रयोग का संबंध प्यारे बच्चों किससे है? संरक्षण से है, ऊर्जा प्रवाह से है, जातीय विविधता से है या जैव विविधता से है? फटाफट से कीजिएगा। 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर बताएंगे। टीलमैन का प्रयोग का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे टीलमैन ने किस पे प्रयोग किया था? इंग्लिश में दिखा दे। चलो इंग्लिश में देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट। टीलमैन का प्रयोग किससे है? चलिए बहुत अच्छे, साइग्निफिकेंस ऑफ स्पेसी डाइवर्सिटी, है ना, जातीय विविधता। बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी के साथ जा रहे हैं ना सभी का राइट आंसर है बच्चा जी ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे जातीय विविधता का पारितंत्र, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही किए हैं, कमाल किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जो स्टीलर नामक समुद्री गाय है, जो स्टीलर नामक जो समुद्री गाय है, इसके विलोपन का कारण क्या होता है? आखिर ये क्यों विलुप्त हो जाती है, क्यों विलुप्त हो गई? स्टीलर समुद्री गाय क्या है? विलुप्त हो चुकी है। तो क्यों विलुप्त हो चुकी है? इसका कारण क्या है? आवासीय क्षति एवं विखंडन, या अति दोहन, या विदेशी जाति का आक्रमण, या सह विलुप्तता? ध्यान से देखिए प्रश्न को, तब आंसर लगाइए। प्रश्न को देखते चलिए प्यारे बच्चों और आंसर लगाते चलिए। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलो 68 का राइट आंसर, बहुत अच्छे, अति दोहन, है ना, जिसे हम ओवर एक्सप्लोटेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अति दोहन कहते हैं, जिसे ओवर एक्सप्लोटेशन बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का आंसर एकदम सही है। चलो नेक्स्ट देखिए 69। 69 देखिए क्या पूछा है। 69 में ध्यान से देखिएगा। 69 पूछा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक में कौन धातु नहीं लगा होता है? प्लैटिनम, रेडियम, प्लेडियम या पोलोनियम? कौन सा धातु नहीं लगा होता है जी? प्लैटिनम, रोडियम, प्लेडियम या पोलोनियम? तो कौन नहीं लगा होता है बच्चा जी?
बताइए फटाफट। 69। बहुत अच्छे। पोलोनियम नहीं लगा होता, याद रखिएगा। पोलोनियम जो है प्यारे बच्चों नहीं लगा रहता है। पोलोनियम के साथ जो बच्चे गए हैं सभी का राइट आंसर है, पोलोनियम नहीं लगा रहता है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल देखिए आपके सामने है और पूछा है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है कीटनाशक पिरकनाशी के बारे में असत्य है। कौन सा कथन गलत है? पहला बोला है फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग, दूसरा बोला है जैव आवर्धन, तीसरा बोला है अलक्ष्य जीवों की हानि, या पिरकनाशी प्रयोग में कई गुना बढ़ोतरी। तो कौन सा कथन प्यारे बच्चों असत्य है, ये पूछा गया, बताइए। तो देखो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग पिरकनाशी का उपयोग क्यों करते हैं? उत्पाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, सही बात है। जैव आवर्धन के लिए करते हैं, और पिरकनाशी के प्रयोग से कई गुना वृद्धि होती है इसलिए भी करते हैं। लेकिन जो अलक्ष्य जीव की हानि है ये उद्देश्य नहीं होता है इसका कि हम किसी जीव को हानि पहुंचा दें। यही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 70 क्वेश्चन है इसे जरूर से आपको 70 में 70 प्यारे बच्चों याद कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करना है, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हैं लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी 2 फरवरी के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि अपना काम बनता और तेल लेने जाए जानता, ऐसा नहीं करना है। सबको 2 फरवरी के लिए वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जो भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे फाइनल एग्जाम के लिए टेंस्ड हैं, है ना, कि सर सभी विषय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कि सर 450 नंबर आ जाए या 450 नंबर से प्लस आ जाए सर, ठीक है। तो उन सभी के लिए आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है हमारा 90% वाला पीडीएफ, उसे आप ले लीजिएगा। वहीं से सवाल आपके पूरे एग्जाम में रहेंगे और आप ये 450 का जो सपना है वो आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। जिसमें सारे विषय का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे रहेंगे, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, चाहे आपका 2 नंबर वाला हो और 5 नंबर वाला हो, और इसमें आपका 1 नंबर वाला पूरा रहेगा सभी विषय का। इसमें सभी विषय शामिल रहेंगे और यही से आपके पूरे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। कर लीजिएगा, ऐप का नाम है अभिषेक ट्यूटोरियल। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहां पे भी पेमेंट करना है आपको, 600 रुपया वहां पे भी पेमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप सुविधा के लिए नंबर पे कर लीजिएगा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। या अगर मैसेज ना कर पाए हम तो आप डायरेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे पढ़िए, एग्जाम में आप पूरा बना के आइएगा, एक ही प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम खराब चल गया तो प्यारे बच्चों किसी लायक आप नहीं रहिएगा, इस चीज को जान लीजिए। तो 600 रुपया नहीं देखना है, अपना कैरियर देखना है कि एक बार कैरियर बन गया उसके बाद तो लाइफ की बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम की 6:45 में, हम फिर से कल शाम 6:45 है प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़िएगा हिंदी की क्लास में जरूर से। 100 नंबर वाली हिंदी की क्लास कल होगी, 100 नंबर वाली। तो आप लोग कल हिंदी क्लास में शाम 6:45 में जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं लाइव क्लास के बाद, तो कमेंट करके अपना स्कोर बताया कीजिए कि सर कितना नंबर आ रहा है, शर्माना नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टाटा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए। पीडीएफ जो दिया गया है उसे याद करते रहिए। जो पीडीएफ नहीं लिए हैं वो पीडीएफ लेकर आज से रटना शुरू कर दीजिए। डेली क्लास में रिवीजन करते रहिए। 450 नंबर लिख लीजिए, आपका आने जा रहा है तो आने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए टाटा।